तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थी। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने की काबिल न थी। मुश्किल से मैंने व्हीलचेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हीलचेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती थी कि जिसे सुनकर मैं ही मेरा कलेजा फटने लगता। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर जाती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी हुई होती। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल देखकर मेरी जान निकलने लगते। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई भी जवाब न देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजुबान पैरों पर डालती। वैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द हो, मुझे दे ही क्या सकते हो। वह मुझसे मुंह से कुछ न कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। पूरा दिन वह मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से ही खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेईमानी नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहा करो, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाया करो। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो मानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, चलने फिरने लगूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थी। वह मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैंने रातों को सह सह रहा था, वह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सच संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं जल्दी चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास जोर से मुस्कान ने ज़मीन पर गिरा दिया था। वह गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी मुझे डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो मैं यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारो। वह बड़े गुस्से गहरी से नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं भी सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई थी। उसकी आंखों में उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से से लंबे लंबे सांसें भर रही थी। फिर मेरी व्हीलचेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मेरे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। जोर से उस दरवाजे को बंद कर दिया जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ से खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थी, वह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजुबान टांगों पर अपनी गुस्से आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्का मारना शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उस बंद कमरे में
और भी न जाने क्या क्या कर रही थी। जब एक मर्द एक औरत में तन्हा होते हैं तो इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया था कि आज मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल से पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी भी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे की हॉल से झांक कर देखा तो मंजर देखकर मेरी आंखों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने गुस्से से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वो अपने होश उड़ा देने वाले हुस्न लिए मेरे सामने बैठी थी, मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं छोड़ते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ से कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक था और दूसरी तरफ मैरिज पेपर। मैंने अपनी गन चेयर पर टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे को बेबसी नज़रों से देख रहा था और मन ही मन मुस्कुराया था। उसकी नज़रें कभी 20 लाख के चेक पर जाकर टिक जाती, जिसकी उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो कभी उन पेपरों पर जिन पर साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस और मजबूर हो तो उसकी बेबसी से खेलने में मुझे और भी मज़ा आता था। इसीलिए मैं जिस कदर मुस्कान की बेबसी का मज़ा उठा रहा था, उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ पैदा कर बैठा। मेरी आना तो बहुत ही सुकून पहुंचा रहा था। उस लड़की के लिए शायद यह फैसला करना बड़ी मुश्किल था। मैंने मुस्कान को दोहरे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसका बाप इस समय अस्पताल के आईसीयू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और अपने बाप की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू लिए मेरे सामने बेबस बैठी थी। उस वक्त उसकी गिले गुलाबी आंखें मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने कांपते हाथों से पेपर पर साइन कर दिए। मेरे चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट छा गई थी। मैं समझा कि मैंने फिर एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है। उसे भी 4 दिन अपने कमरे में शोभा बनाऊंगा और फिर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहले शादी थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था, बिना शादी के ही उनके साथ रातें रंगीन करता था और जब मन भर जाता था उन्हें छोड़ देता था। लेकिन मुस्कान से शादी मुस्कान की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी तो मैं मजबूरी में मैंने उनके शर्त मान ली थी। मेरे लिए शायद इतनी ही अहम थी कि जिसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने गुजर जाए, मगर मैं नहीं जानता था कि मुस्कान किस आफत का नाम है। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बहुत बड़ी बला थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान से साइन किए हुए शादी के पेपर्स को उठाया और अपने भी साइन कर लिया। मेरे ऑफिस के मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी के कार्रवाई की थी। अब वह हसीन लड़की मुस्कान खत्री से मुस्कान डोगरा बन गई थी। विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए, जब तक मेरा उससे दिल भर जाता। मैं एक गिरी सी नज़र मुस्कान पर डाली, फिर वह मेरा दिल बहलाने के लिए थी। उसने जल्दी से वह 20 लाख रुपए का चेक उठाया और मेरे ऑफिस के बाहर जाने लगी। लेकिन मेरी पुकार पर उसके कदम रुक गए। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर इस अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मुझ में इतनी सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में मैं इतना टाइम बर्बाद करता। उसने पलट कर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वो जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उसने हाथ जोड़ते हुए मुझसे विनती की, लेकिन मैं इतना रहम दिल नहीं था। अगर रहम दिल होता तो मुस्कान की मजबूरी का यूं फ़ायदा ना उठाता। मैं अपनी पैंट के जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने
कहा, तुम्हारे बाप को इस समय ये चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं, और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप के तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते पर मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे विनती करती रही, मुझे से कुछ ही घंटे मांग रही थी, लेकिन मुझ में मेरे पापा के पास भेज दो। लेकिन मुझ में तो जैसे कुछ और ही सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसे थप्पड़ की गूंज के जो कुछ ही दिन पहले उस लड़की ने मेरे मुंह पे मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और बहते आंसू देखकर ही बुझनी थी। इसीलिए मैं जिस गाड़ी चला रहा था उसकी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैंने लड़कियां खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरह चेक करके फेंक दिया था। दौलत की रेल पेल थी जिसकी वजह से कोई कमी नहीं थी। मैंने शादी भी अभी तक इसीलिए नहीं की थी कि मुझे किसी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारनी नहीं थी। आज तक कोई ऐसी नहीं मिल रही थी कि कुछ औरतों की संगत के बाद भी मेरे दिल भी जाग जाती। मैं मुस्कान के उसकी कलाई से खींचा हुआ और फ्लैट पर ले आकर फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर उसे घसीटता हुआ अंदर तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी कि कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा बाप, वह बीमार और बूढ़ा बाप है, इसीलिए वह रोना बंद करो। और फिर अलमारी से वही गाउन निकाल कर दिया जो पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और फिर मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो पैसों के खातिर इज्जत बेच देती हैं। और आज मैंने उसी मकान पर लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ 20 लाख के बदले वह उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता। क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे 20 लाख के ही चेक दिया था, और वजह उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता था कि उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल की लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए, मदद मांगती हुई यहाँ तक आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए गिड़गिड़ाए। जब जा कर के मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वह आज मेरे सामने उसी गाउन में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट का खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती की बाहर निकाल रही थी। वह अपने आप में छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लंबा सफर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं खुद को छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी और कहने लगी, नफ़रत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़ैल लड़कों से। तुम में सिर्फ मेरे शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल को तुम्हारे लिए सिर्फ नफ़रत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने के खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, और यूँ कहो कि अपनी ज़िंदगी अपने बाप के खातिर दाव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफ़रत भी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसके अपने बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया था, इतनी ज़ोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे जितनी भी नफ़रत कर लो, लेकिन कुछ दिन या फिर कहो कि कुछ महीने में मैं तुमसे खूब सारा प्यार करूंगा और 20 लाख की कीमत वसूल करूंगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। यह कहकर मैंने उसकी खूबसूरत से बदन को चूम लिया। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिस पर मुझे जिद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत ही कम थी।
एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा की ऑफिस गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा कर उनके कमरे से निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी तो मेरे होश उड़ते हुए हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा, शोल्डर पर फैलाए वह चुपचाप कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ उठी कि लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटाना ही भूल गया। तो शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं और वह यह थिंग सेंस तो नेचुरल होता है। शायद इसीलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरे मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में गया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि वह कुछ ही दिन पहले अपने ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वह मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को नहीं टाल सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी को झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपने इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं ले जाया करता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम वही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह खुश हो गई थी, लेकिन अब तक मेरे इन इरादों की खबर तक नहीं थी। उस काम के करते एक हफ्ते गुजर गए थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वह चुपचाप वह काम कर देती। मेरे किसी भी काम को मना नहीं करती थी, लेकिन उसने पहली बार में मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैं उससे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसीलिए अगर तुम यह जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ कर रखती हो उसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं तुम्हारे पापा की ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें ऑफिस मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसीलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा होगा, क्योंकि मुझे यह सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर को आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की की नहीं दिखाई थी कि यह तो अच्छा तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर गद्दारी के लेबल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लेकर रख लेती हैं, अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का यह उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसीलिए मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। मैंने अगले ही दिन बाद मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया कि क्या वह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर रुक नहीं सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस के टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वह चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले गया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया और ये भी कहा कि जब तक चाहो तुम यूज कर सकती हो। तुम
मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत कुछ बढ़ानी चाहेगी और 20 लाख की रकम भी न थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने चेक और वह ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। वह मुझ पर एक नफ़रत भरी नज़र डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी। यह बात जैसे मेरे अय्यास आदमी से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। इसीलिए सब ने पहले से पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल ली और कहा कि वो भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर न रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैं बस कह दिया कि वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके बाप का एक्सीडेंट करवा दिया, उसे ज़िंदगी और मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत का यह ख़ानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस के बाहर रख कर आइएगा। वो कहने लगी, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा कि तुम चाहे मुझे एक रात के लिए इस्तेमाल किया करो या फिर 4 रातों के लिए, यह जब तक तुम्हारा मन करे तो मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे नहीं छुओगे। बेशक तुम चाहे एक रात के लिए तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना किसी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसके बात सुनकर मैं दंग रह गया था और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज भी, पहले भी मैंने कभी किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। उसकी बात पर मैं ज़ोर से हंसता रहा और वकील को मैंने अपने कमरे में बुला लिया। खैर, ये शादी मुस्कान के लिए शादी होगी, लेकिन मेरे लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्यासियों की सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में मेरे बेड पर, और बेबसी के आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने ही कुछ दिन में तोड़ कर रख दी थी। मेरे अंदर का हैवान परस्त इंसान इस कमजोरी सी लड़की की पहली बात मनवा कर बहुत ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था। वह अगले दिन अस्पताल पहुंची तो बाप के मुर्दा शरीर को देखकर रोने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान का उसके बाप के अलावा कोई नहीं था। कुछ दिन वह अपने बाप का मातम मनाती रही, लेकिन मेरे अंदर न जाने क्यों उस लड़की की तलब अब दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। हालांकि अब मेरा बदला पूरा हो चुका था। मैं उसे अपनी पत्नी बनाकर रखना नहीं चाहता था, लेकिन शायद उसकी हुस्न का भूत मेरे सर पर अभी उतरा नहीं था, इसीलिए उसके घर से उसे वापस भेजे अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा कि कुछ दिन का खुमार है, जैसे ही मुस्कान के हुस्न खुमार से मेरे सर से उतर जाएगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाक नामा मारकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मेरे अंदर उतरने लगी थी। हर बार वह मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगती थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे बस उसे देखता रहता था। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान के बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जज्बा था, और वो था नफरत का। जितना मैं उसके संगत में रहना चाहता, उतना ही वो मुझसे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और तब मेरी जान पर बन आ गई थी। उसे बुखार में तड़पता देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उस समय मुझ पर यह खुलासा हुआ कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ़ मुझे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रख रहा था। कुछ दिन में मैं वो ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझे खुद ही पूछ लिया कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि वह तो मैं
उसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या फिर कुछ महीने ही गुजारूंगा, लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वह यूं ही मेरे साथ हमेशा हमेशा रहे और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसने नफ़रत से मुझे देखा, कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद से कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने पड़ी थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं पता नहीं कब तुमसे प्यार करने लगा था। तुमने दिल ही दिल में फ़िक्र कर बैठा हूँ, इसीलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे यहाँ रह रही हो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी थी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वह मेरा पैरों पकड़कर बुरी तरह रो कर हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मैं बहुत चाह कर भी उसे समझा नहीं पा रहा था। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत करना। तुम यूँ मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगी, समझी? मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौड़ा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था, लेकिन अब मुझे वह अफसोस हो रहा था कि मैंने मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी तेज़ी से चला रहा था और जिसका नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी की अचानक से मेरी टक्कर हो गई। मेरी गाड़ी जल्दबाजी में खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुँच गया था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई थी। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 1 हफ्ते का अस्पताल में रहने के बाद मैंने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती। पूरी रात वह कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से उठ भी नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी में मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। उस समय कौन था जो मेरे कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा भी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन यह वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती जा रही थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फ़ाइल साइन करने के लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता था मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वहाँ चला जाता था। काफ़ी जिम्मेदारी और शरीफ लड़का था, अपने काम से काम रखता। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकला। मैंने कहा, तुम? वह कहने लगा, हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइलें मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी कि तुमने तुम्हारी शराफत का विश्वास किया था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में यह कुछ नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज रिश्ता भी, क्योंकि जायज रिश्ता तो मैं तुमसे बनाना चाहता था और बदले में मैं तुम्हें लाखों को देना चाहता था, लेकिन तुमने अपनी शराफत का, अपनी इज्जत के अहमियत दी थी। तो फिर
आज क्यों गैर मर्द के साथ मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदले जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमने जुदा होकर भी मुझसे मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मुस्कान ने पिस्टल हाथों में ले ली, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी थी। वह मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी और मुझे बहुत दुख हुआ था कि तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैं और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचाया। यह सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये से माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मैं अंदर तक सुकून में उतर गया था।